क्या हालचाल है बच्चों। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर। एक्सरसाइज है 13 बी और क्वेश्चन नंबर 11 से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये जितने भी क्वेश्चन है जब सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और इनको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है जनरल टर्म का फॉर्मूला। और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखो बच्चों। यहाँ पर बच्चों, अगर बाइनोमियल टर्म्स है a प्लस बी उसका होल पावर n, तो इसके एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो ये है बच्चों, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर आर। ये फॉर्मूला करता क्या है बच्चों, इसका काम क्या है। इस फॉर्मूले का वर्क ये है कि अगर आपको बिना एक्सपेंड किए कोई सी भी टर्म्स फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। बिना एक्सपेंड किए मिडिल टर्म्स फाइंड करना है, इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। बिना एक्सपेंड किए अगर आपको किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट निकालना है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उसको फाइंड कर सकते हो। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करेंगे अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में 11 में आते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर, और बच्चों आप लोगों से विनती ये भी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों यहाँ पर ना जो क्वेश्चन में लिखा है उसको पहले आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि जो कोफिशिएंट है मिडल टर्म के, किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस अल्फा एक्स का होल पावर 4 और 1 माइनस अल्फा एक्स का होल पावर 6। ठीक है, इनके एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म के कोफिशिएंट है वो सेम है। तो बच्चों आपको अल्फा का वैल्यू निकालना है और अल्फा का वैल्यू इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है ना, वो कौन सा होगा अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आपको पता चल जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये लेंगे 1 प्लस अल्फा एक्स का होल पावर 4 और इसके एक्सपेंशन में मिडल टर्म का कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो देखो यहां पर 1 प्लस अल्फा एक्स का होल पावर 4, मिडल टर्म्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि मिडल टर्म्स का कोएफिशिएंट निकालना है ना, तो सबसे पहले मिडल टर्म आपको फाइंड करनी पड़ेगी। और मिडल टर्म को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल टर्म्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का, टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है n प्लस वन। एन कितना है 4, 4 प्लस वन कितना आ गया 5। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 1 प्लस अल्फा एक्स का होल पावर 4 को एक्सपेंड करूंगा, ठीक है ना, तो वहां पर टोटल टर्म्स कितनी आएगी, 5 आएगी। समझ में आ गया बच्चों। उन 5 टर्म में से 1 2 3 4 5, इन 5 टर्म में से जो बीच वाली टर्म है यानी थर्ड टर्म, वो मिडल टर्म होगी। इतना क्लियर। तो बच्चों इसके एक्सपेंशन में जो मिडल टर्म आएगी, जो मिडल टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, अब आपको समझ में आ गया होगा, वो आएगी थर्ड टर्म जिसको हम T3 बोलेंगे। ठीक है, और थर्ड टर्म को डायरेक्ट अगर फाइंड करना है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला जो अभी बताया था, फॉर्मूला होता है बच्चों टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ठीक है, r क्या होगा, थर्ड टर्म में 2 होगा, 2 प्लस वन ये बन जाएगा आपका 3। थर्ड टर्म में r हमेशा 2 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो n की जगह तो बच्चों यहाँ 4 है, मैं यहाँ लिख रहा हूं 4c। थर्ड टर्म में r की जगह 2 आ जाएगा। a की जगह बच्चों क्या आएगा, a की जगह 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसे कट कर दो। हम सीधा b लिखेंगे, b की जगह आएगा अल्फा एक्स, अल्फा इंटू एक्स। पावर कितनी है, r है, तो पावर आ जाएगी 2। सॉल्व करते हैं, 4c2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गई मिडल टर्म। और ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है इसका कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म ये आएगा बच्चों 4c2 अल्फा स्क्वायर। इतना क्लियर। पहले केस में कोफिशिएंट आपने फाइंड कर दिया है मिडल टर्म का। अब दूसरे केस में आएंगे, अब ये लेंगे बच्चों 1 माइनस अल्फा एक्स का होल पावर 6। देखो बच्चों यहां पर 1 माइनस अल्फा एक्स का होल पावर 6, इसके एक्सपेंशन में सबसे पहले हम टोटल टर्म्स को डिफाइन करेंगे। टोटल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस वन, यानी 6 प्लस वन कितना आ जाएगा 7।
यानी इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं 1 माइनस अल्फा एक्स का होल पावर, इसको मैं बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी 7। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो बीच वाली टर्म है फोर्थ टर्म, ये मिडल टर्म है बच्चों। इतना क्लियर बच्चों सबको? तो यहां पर मिडल टर्म, यहां पर जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म वो है बच्चों T4। और T4 में फोर्थ टर्म में R3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां भी हम डेट जनरल टर्म का वाले फॉर्मूले का यूज करके ये फोर्थ टर्म को डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला होता है NCR, N की जगह 6, C, R की जगह 3 आएगा क्योंकि फोर्थ टर्म में R3 होता है। A की जगह 1 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। B की जगह आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स का होल पावर R यानी 3। समझ में आ रहा है बच्चों? इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 6C3 माइनस अल्फा की पावर 3 और x की पावर 3, इतना क्लियर? तो बच्चों माइनस ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये कॉफिशिएंट है, ठीक है। मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट ये है। आई बात समझ में? कॉफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट नंबर जो वेरिएबल के साथ होता है। वेरिएबल टर्म एक्स क्यूब, इसके साथ जो कांस्टेंट नंबर आपको दिखाई देगा इसको बोलेंगे कॉफिशिएंट। इतना क्लियर? तो इस केस में मिडल टर्म का जो कॉफिशिएंट आ रहा है, लिख देना कॉफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, वो आ रहा है 6C3 माइनस अल्फा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस 6C3 अल्फा क्यूब। ठीक है बच्चों? और क्वेश्चन के हिसाब से या क्वेश्चन में जो बोला है, हाँ बोला है कि दोनों जो कॉफिशिएंट है मिडल टर्म्स के वो इक्वल है। क्वेश्चन में पढ़ लेना, इज द सेम। ठीक है? यानी ये पहले केस में ये आया था 4C2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे केस में ये आ गया माइनस 6C3 अल्फा क्यूब। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों? देखो, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, यहां पर एक अल्फा बच जाएगा। 4C2 का वैल्यू कितना होता है? 4C2 का वैल्यू होता है 4/2। ऐसे लिखना है, इनटू के बाद दोनों में से एक एक माइनस करना है। कितना आएगा? 3/1। जैसे नीचे 1 आएगा वहीं पर रुक जाओ, फिर सिंप्लीफाई करो, 2 3 जा 6, ये 6 आ जाएगा बच्चों। इक्वल टू 6C3, देखो 6C3, 6/3 लिखो, दोनों में से एक एक माइनस करो, फिर 5/2 लिखो, फिर दोनों में से एक एक माइनस करो, फिर आएगा आपका 4/1। और जैसे नीचे 1 आया वहीं पर स्टॉप हो जाओ, फिर 2 3 जा 6, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 आएगा, माइनस का 20, और यहां पर अल्फा बचेगा। तो अल्फा इक्वल टू 6/-20, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 3/10। और ये ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अल्फा कितना है? -3/10। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों यहां पर शो डेट करना है कि मिडल टर्म का जो कॉफिशिएंट है 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n के एक्सपेंशन में वो किसके इक्वल है? द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द टू मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n माइनस 1। तो बच्चों यहां पर दोनों के एक्सपेंशन में मिडल टर्म्स के कोफिशिएंट निकालने हैं और वो दोनों इक्वल है। क्वेश्चन के हिसाब से अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस क्वेश्चन वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है ना? देखो, पहले केस में आपने मिडल टर्म का कोफिशिएंट निकालना है 1 प्लस एक्स के होल पावर 2n के एक्सपेंशन में। ठीक है, बस पहले आप यहां पर फोकस करो, सेकेंड वाले पार्ट में बाद में आएंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप देखो यहां पर 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n, इसके एक्सपेंशन में सबसे पहले तो आप मिडल टर्म निकालोगे, तब जाके कोफिशिएंट निकलेगा। और मिडल टर्म्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल टर्म्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पर जो टोटल टर्म्स आएगी, टोटल टर्म वो आएगी बच्चों 2n+1। ठीक है, फॉर्मूला होता है n+1, n की जगह 2n है तो 2n+1। अब ये 2n+1 बच्चों ऑड है, तो जब टोटल टर्म्स ऑड आती है उस केस में जो मिडल टर्म होती है वो एक ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मिडल टर्म एक ही होगी और उसका जो फॉर्मूला बनता है, इसको कैपिटल N मान लेते हैं हम 2n+1 को, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है n+1/2 टर्म। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है।
अब n की जगह आएगा 2n+1, तो यहाँ पर 2n+1+1/2। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो 2n+1+2/2 और यहाँ पर आ जाएगा n+1। ये वाली टर्म निकलेगी बच्चों, ये मिडल टर्म है। n+1th टर्म जो होगा ये मिडल टर्म होगा। अब n+1 टर्म को आप जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से फाइंड करोगे, फिर इसका कोएफिशिएंट निकालोगे। ठीक है, तो जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TR+1 इक्वल टू NCR a⁻n - r इंटू b⁻r। अब जैसे आपको यहाँ पर r+1 टर्म के लिए हमने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला डिफाइन किया है। अब r+1 की जगह कौन सी टर्म है? n+1, तो आपने यहाँ पर n+1 लिख देना है। देखो, अब इस वाले n की जगह तो ये आएगा 2n आएगा, 2n। अब r की जगह बच्चों ये n आएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि n+1 में पहला वाला जो एक माइनस कर दो तो n बचता है, वो r होता है। जैसे 6 टर्म में r 5 होता है, 5th टर्म में r 4 होता है, तो उसी तरह से n+1 टर्म में r क्या होगा? n होगा। ठीक है, और यहाँ से भी आपको आइडिया लग रहा होगा, जैसे r+1 टर्म में r है, तो n+1 टर्म में r क्या होगा? n होगा। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो a की जगह बच्चों देखो, a की जगह क्या आएगा? 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ b लिखोगे। b की जगह क्या आएगा? x आएगा बच्चों, और उसकी पावर r कितना है? n है बच्चों, समझ में आ गया? और ये जो है ना बच्चों, ये कॉफिशिएंट है। ये क्या है? कॉफिशिएंट होता है। तो मिडल टर्म का जो कॉफिशिएंट है, मिडल टर्म मतलब कौन सी टर्म? n+1 टर्म। तो n+1 टर्म जो है ना, ये मिडल टर्म है। पहले हमने n+1 टर्म को डिफाइन कर दिया, उसके बाद हम उसका कॉफिशिएंट निकालेंगे। तो कॉफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म, कॉफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म ये आएगा बच्चों 2nCn। ये आ गया, इतना क्लियर? ये पहले केस में आ गया। अब दूसरे केस में आपने ये लेना है 1+x का होल पावर 2n। देखो बच्चों, यहां पर 1+x का होल पावर 2n-1। अब इसके एक्सपेंशन में पहले टोटल टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो टोटल टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होगा बच्चों, इसमें 1 ऐड कर दो, 2n-1+1 2n। टोटल टर्म्स कितनी आएगी? 2n आएगी, जिसको मैं कैपिटल N मान लेता हूं, या डायरेक्ट कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टर्म्स का फॉर्मूला, टोटल टर्म्स ये आ गई बच्चों। अब टोटल टर्म्स ये जो 2n आया है बच्चों, ये इवन है। ये सबको पता होगा कि 2n इवन होता है और 2n+1 ऑड होता है। और जब इवन टर्म्स आती है किसी के एक्सपेंशन में, अगर टोटल टर्म्स इवन है, तो उस केस में मिडल टर्म्स 2 आएगी बच्चों। ठीक है, उस केस में जो मिडल टर्म्स आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। ठीक है, तो 2 मिडल टर्म्स निकलेगी यहां पर। तो कितनी मिडल टर्म्स निकलेगी? 2 मिडल टर्म्स, 2 मिडल टर्म्स। तो पहली मिडल टर्म का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n/2 टर्म, और दूसरी मिडल टर्म का जो फॉर्मूला आएगा n/2 + 1th टर्म। ठीक है, अब यहां पर n क्या है बच्चों? n मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना, इसको हम n कैपिटल N मान लेते हैं। तो यहां पर 2n/2 टर्म एंड यहां भी 2n आ जाएगा, 2n/2 + 1th टर्म। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? अब इसको रफ करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 मिडल टर्म्स आ रही है। एक तो आ रही है आपकी nth टर्म, और दूसरी आ रही है 2 से 2 कैंसिल, और n+1 टर्म, n+1th टर्म। इतना क्लियर? हमने दोनों मिडल टर्म्स को डिफाइन कर दिया। अब पहले इनको देखो, यहां पर आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट निकाल सकते हो इसका आइडिया लेकर। देखो, समझो जरा, मैं डायरेक्ट कोएफिशिएंट निकाल लेता हूं, कोई टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहां पर मिडल टर्म, पर इसको देखो जरा, यहां पर ये जो कोएफिशिएंट आया था, ये आया था NCR की फॉर्म में। ठीक है, n की जगह हमने पहले वाले केस में 2n रखा यहां पर, और r की जगह
जो भी टर्म आई थी, जैसे पहले वाले केस में n+1 टर्म आई थी, तो उससे एक कम आपका r आ जाएगा। अब n+1 में r क्या होगा, n होगा, ठीक है ना, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो डायरेक्ट भी आप मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हो अगर 1 + x का होल पावर 2n इस फॉर्म में कोई एक्सपेंशन है, इस फॉर्म में कोई बाइनोमियल टर्म्स है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना, मतलब एनसीआर वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आप कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। अगर बाइनोमियल टर्म्स क्या है, 1 + x, और यहाँ भी क्या है, देखो 1 + x ही है, बस n चेंज हो जाएगा ना, n की जगह कितना आ जाएगा, 2n-1, और r टर्म के हिसाब से देखना है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं कि कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म की बात करेंगे तो यही फॉर्मूला बनेगा एनसीआर वाला, लेकिन यहाँ पर n क्या है बच्चों, 2n-1, यहाँ पर लिखता हूं मैं, देखो 2n-1, ये n, और r क्या आएगा, देखो nth टर्म में r क्या आएगा, खुद दिमाग लगाओ ना, nth टर्म में r क्या होगा, पहले वाली जो पहला वाला नंबर होता है, जैसे 5th टर्म में r4 होता है, 4th टर्म में r3 होता है, तो nth टर्म में r क्या होगा, n-1 होगा। क्लियर बच्चों, और n+1 टर्म में n होगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले में ये वाला जो n है बच्चों, n, इसकी जगह कितना आएगा, 2n-1, तो 2n-1 cn, तो इस वाली टर्म का भी कोएफिशिएंट आ चुका है और इस वाली टर्म का कोएफिशिएंट ये डायरेक्ट हमने निकाल दिया है, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब यहां पर हम दोनों का सम निकालेंगे। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है कि द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ टू मिडल टर्म्स, इसके एक्सपेंशन में जो दो मिडल टर्म्स है उसका सम, उसके सम को डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो दोनों का जो सम आएगा वो बच्चों ये आएगा, और यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, पास्कल लॉ वाला, एक पास्कल रूल होता है, उस फॉर्मूले को समझो। वो होता है बच्चों NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू n+1 CR, ये फॉर्मूला होता है। मतलब इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पर देखो, जैसे हम NCR की बात करेंगे तो ये NCR है, ये NCR की फॉर्म में है, मतलब इस वाले टर्म की फॉर्म में है, और ये वाला जो है ना, ये इस टर्म की फॉर्म में है, NCR-1 की टर्म इस फॉर्म में है ये, ठीक है ना। इसको आप इससे कंपेयर करोगे और इसको आप इससे कंपेयर करोगे, समझ में आ रहा है। तो इक्वल टू में आएगा n+1, तो ऊपर जो लिखा है उसमें 1 ऐड कर दो, दोनों में आप इसको कैसे लिखोगे, n+1 की फॉर्म में, मतलब 2n-1 + 1 ऐड करना है आपने। और r की जगह क्या आएगा, देखो यहाँ पर r क्या था, ये वाला r जो बड़ा सफिक्स है, और यहाँ बड़ा सफिक्स कौन सा है, n, ये, तो यहाँ पर n आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2n-cn ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है, टाइम जरूर लगा है, लेकिन देखो जो क्वेश्चन में बोला गया था, जो मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट है, पहले केस में ये आया था, और दूसरे केस में मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट का सम ये आ गया, देखो आ गया ना, और दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा तरीके से बताया क्वेश्चन को, आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है, और वो आना चाहिए ये जो यहाँ पर लिखा है, और एक्सपेंशन किसके एक्सपेंशन में, 1 + x के होल पावर 2n के एक्सपेंशन में। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मिडिल टर्म को फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएगा इसके एक्सपेंशन में, देखो यहाँ समझो, जो टोटल टर्म्स आएगी वो आएगी बच्चों 2n, जो भी यहाँ पे लिखा है 2n, उसमें 1 ऐड कर दो, ये टोटल टर्म्स आ गई, और ये जो टोटल टर्म्स है ये ऑड है, ठीक है ना, ऑड नंबर्स में आ रही है। अब ऑड वाले केस में एक ही मिडिल टर्म आती है, तो मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला बनता है ऑड वाले केस में, मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला बनेगा ऑड वाले केस में, वो बनेगा n/2 + 1, n की जगह कितना है, ये कैपिटल N ये है बच्चों, टोटल टर्म 2n + 1, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ये बाय पूरा बाय में आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया था, तो इसको ऐसे लिखना है +1/2, तो 2n + 2/2, तो ये आ जाएगा आपका n+1, तो मिडिल टर्म आ गई n+1 टर्म, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब यहां पर n+1 टर्म को डिफाइन करना है, और वो ये आना चाहिए बच्चों, ठीक है, n+1 टर्म को डिफाइन करना है और ये आना चाहिए। आप कैसे डिफाइन करोगे, जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से,
जनरल टर्म का फॉर्मूला बच्चों ये होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो जैसे आप टी आर प्लस वन को डिफाइन कर रहे हो, मतलब आर प्लस वन टर्म को डिफाइन कर रहे हो, उसी तरह से एन प्लस वन टर्म को भी हम डिफाइन करेंगे इसी फॉर्मूले से। तो बस फर्क है, जैसे यहाँ पर आर प्लस वन में आर आ रहा है, तो उसी तरह से एन प्लस वन में आर की जगह यहाँ पर एन आ जाएगा, और इस वाले एन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ये टू है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर टू एन सी, आर की जगह एन आएगा, ए की जगह कितना आएगा, ए की जगह वन, वन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कट कर दो, और बी की जगह आ जाएगा एक्स, एक्स की पावर आर, आर कितना है एन। इतना क्लियर बच्चों। अब इसको हमें सॉल्व करना है इस तरह से कि ये आ जाए। अब ये कैसे आएगा, उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, जो बताता हूं मैं अभी आपको। देखो देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कौन सा फॉर्मूला, एन सी आर वाला कॉम्बिनेशन का, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला है एन, एन की जगह कितना है टू एन, तो टू एन फैक्टोरियल बाय में आएगा आर फैक्टोरियल, आर की जगह कितना है एन, एन फैक्टोरियल, और टू एन माइनस आर यानी एन, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो टू एन फैक्टोरियल बाय एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब इसमें आपको इस टू एन फैक्टोरियल को डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करना है समझो। यहाँ पर देखो, जैसे एन फैक्टोरियल को समझो, एन फैक्टोरियल होता है आपका वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, कहाँ तक होता है ये, एन माइनस वन इंटू एन तक होता है ना। ये आपको पता ही होगा कि एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, वन से लेके एन तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरह से टू एन फैक्टोरियल भी हम लिख सकते हैं वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू कहाँ तक, टू एन माइनस वन इंटू टू एन, यानी वन से लेके टू एन तक के जितने भी नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट। ठीक है, टू एन फैक्टोरियल होगा। तो यहां पर टू एन फैक्टोरियल को क्या लिखना आपने, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू कहां तक, ये जाएगा आपका टू एन माइनस टू, टू एन माइनस वन और टू एन फैक्टोरियल, यहां तक जाएगा, मतलब फैक्टोरियल नहीं आएगा, टू एन तक जाएगा। ठीक है, और साथ में देखो ये एक्स की पावर एन भी है, तो यहां पर एक्स की पावर एन इंटू में चलेगा, और यहां भी आ जाएगा बच्चों एक्स की पावर एन। ठीक है, अब बाय में देखो एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें ऐसा एडजस्टमेंट करना है कि ये चीज आ जाए बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, वन इंटू थ्री इंटू फाइव, यहाँ भी वन थ्री फाइव, जितने भी ऑड टर्म्स है या ऑड वाली नंबर्स है उनको अलग करके लिख दो। ऑड टर्म्स में वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू कहाँ तक, टू एन माइनस वन तक, इसको अलग कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऑड टर्म्स का इंटू इस तरह से लिखा है, उसको मैंने यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ पर बचता है टू इंटू फोर इंटू इवन टर्म्स, टू इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू कहाँ तक जाएगा, ये टू एन माइनस टू तक, टू एन माइनस टू इंटू टू एन तक, और एक्स की पावर एन भी है, एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पर इसको रख करते हैं। अब देखो अब इसमें देखो, इस इतने वाले पार्ट में ना एडजस्टमेंट करना है। जितनी भी टर्म्स है सब में टू का मल्टीपल है। अब टू का मल्टीपल इंटू हो रहा है एन टाइम्स, तो उसको लिखेंगे हम टू की पावर एन, मतलब हर टर्म में से टू को अलग कर देंगे, वो टू का जो मल्टीपल है वो इंटू हो रहा है एन टाइम्स, तो उसको लिखेंगे टू की पावर एन। जैसे हम टू को 10 बार इंटू करते हैं तो टू की पावर 10 लिखते हैं, दो टू की अगर मैं 5 बार इंटू करूंगा तो टू की पावर 5 लिखेंगे। तो उसी तरह से हर टर्म में जो टू का मल्टीपल है उसकी एन टाइम्स अगर इंटू हो रही है तो उसको अलग करके जनरलाइज करके लिख सकते हैं हम शॉर्ट में टू की पावर एन। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, वन इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू टू एन माइनस वन, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें तो इसको तो छेड़ना ही नहीं आपने, इसमें हर टर्म में से टू को अलग कर दिया। ठीक है, और उसको हमने इस तरह से लिख दिया टू की पावर एन। ठीक है, अब यहां बचेगा वन, वन इंटू यहां बचेगा टू, टू इंटू यहां बचेगा थ्री, और थ्री इंटू
ऐसे करते करते यहाँ बचेगा n-1 और यहाँ पर n, बस n तो लिख लो। और इनटू में क्या है, इनटू में है x की पावर n, और बाय में क्या है n फैक्टोरियल। अब बच्चों 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका प्रोडक्ट क्या होता है, देखो 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं n फैक्टोरियल। तो ये तो पूरा n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अगले स्टेप में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n-1, 2n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल बनेगा, और इंटू x की पावर n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो ये एक कैंसिल हो गया, और जो मिलेगा ना आपको इसके बाद वो आपको ये मिलेगा, चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हो चुका है। नंबर 14 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 फाइंड करना है, और यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज गिवन है, और ये जो सीरीज है बच्चों ये है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आप टर्म्स को देखोगे यहाँ पर, मतलब इस सीरीज में अगर आप टर्म्स को देखोगे तो जैसे पहली टर्म तो 1 है, दूसरी टर्म है 1 प्लस एक्स जो बाइनोमियल टर्म है, तीसरी टर्म है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये भी बाइनोमियल टर्म है। उसी तरह से लास्ट टर्म है 1 प्लस एक्स का होल पावर 10, ये भी बाइनोमियल टर्म है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सबसे पहले ना इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि सीरीज फॉर्म में है। कोई भी बाइनोमियल, कोई भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर सीरीज फॉर्म में लिखा होता है तो वहां पर आप सम का ही फॉर्मूला, एस एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम ये वाला एस एन का, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का एस एन का फॉर्मूला ये वाला, ए आर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1। अब ए क्या है बच्चों, ए होता है फर्स्ट टर्म 1 है, आर होता है कॉमन रेशो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आएगा 1 प्लस एक्स, और एन कितना है बच्चों, अगर आप यहां से लेके यहां तक देखोगे तो ये टोटल टर्म्स कितनी आ रही है 10, अगर सेकंड टर्म से देखोगे लास्ट टर्म तो 10 टर्म से क्योंकि पावर 10 है, लेकिन एक टर्म पहली वाली भी है, तो टोटल टर्म्स कितनी है 11, एन की जगह 11। तो यहां पर आप एस एन वाले फॉर्मूले में ए का वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है, ए की जगह 1, आर की जगह ये पुट कर दो 1 प्लस एक्स का होल पावर, एन की जगह 11 आ जाएगा, माइनस 1 बाय आर माइनस 1, आर की जगह 1 प्लस एक्स और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो एस एन इक्वल टू आएगा 1 प्लस एक्स का होल पावर 11 माइनस 1 बाय एक्स। इतना क्लियर बच्चों? अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको एक्सपेंड कीजिए। अब बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है वो आपको पता ही होगा, ठीक है, पहले वाली एक्सरसाइज में मैंने पढ़ा रखा है। तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम एक्सपेंड करते हैं, तो पहली टर्म आती है बच्चों NC0, ए की पावर n और b की पावर 0, ये पहली टर्म होती है। तो यहाँ पर n की जगह इसको एक्सपेंड करेंगे, n की जगह यहाँ पर क्या है 11, 11C0, a की जगह 1 है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब a 1 होगा ना इस वाले केस में, a मतलब ये है, ठीक है, ये 1 है बच्चों, तो इसको कट कर देंगे। आप सीधा b को पुट करोगे, b क्या यहाँ पर x है, ठीक है ना, a को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो b की जगह x आ जाएगा, x की पावर 0, ये फर्स्ट टर्म आ गई। उसके बाद सेकंड टर्म आएगा 11C1 x की पावर 1, फिर थर्ड टर्म आएगा 11C2 x की पावर 2, ठीक है, इसको रफ करते हैं अब। फिर आएगा आपका 11C3 x की पावर 3, ये फोर्थ टर्म, 11C5 x की पावर, सॉरी 11C4 आएगा बच्चों, 11C4 x की पावर 4, उसके बाद 11C5 x की पावर 5, उसके बाद 11C6 x की पावर 6, और ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 11C11 x की पावर 11, ठीक है। हमें मतलब यहां पर इन दो टर्म से, x की पावर 5 वाली टर्म से और x की पावर 6 वाली टर्म से, ठीक है। और बाय में क्या है बच्चों, बाय में देखो x भी चल रहा है और साथ में -1 भी है, तो इस -1 से तो कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, सिर्फ इन दो टर्म्स में यहाँ पर आपको फोकस करना है, जब मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, और बाय में x भी है। देखो बच्चों यहाँ पर हमें कोएफिशिएंट निकालना है x की पावर 5 का, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। अगर आप सभी टर्म्स को देखोगे तो कोएफिशिएंट ये होते हैं,
ये पहली टर्म का कॉफिशेंट, ये एक्स का कॉफिशेंट, ये एक्स की स्क्वायर का कॉफिशेंट, ये एक्स क्यूब का कॉफिशेंट, ये एक्स की पावर 4 का कॉफिशेंट, ये एक्स की पावर 5 का कॉफिशेंट। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे यार या तो एक्स की पावर 5 का कॉफिशेंट तो ये आ रहा है 11c5, तो फाइंड हो गया, हमें यही तो फाइंड करना था। लेकिन बच्चों समस्या ये भी है कि डिवाइड में भी तो एक्स है बाय में, ये जो एक्स है ये हर टर्म के बाय में जाएगा। जब ये एक्स हर टर्म के बाय में जाएगा तो यहाँ पर ये एक्स की पावर 5 है ना, वो एक्स की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है हमें एक्स की पावर 5 का कॉफिशेंट, इस पूरे फॉर्म के हिसाब से ये एक्स की पावर 4 का कॉफिशेंट है, क्योंकि एक्स की पावर 5 एक लेस हो जाएगा इस एक्स के कारण, वो बन जाएगा एक्स की पावर 4। तो हमें एक्स की पावर 5 का कॉफिशेंट कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा एक्स की पावर 6 वाली टर्म में। कि अभी तो दिख रहा है आपको एक्स की पावर 6 का कॉफिशेंट ये, लेकिन इस एक्स के कारण ये एक्स की पावर 6 बन जाएगा एक्स की पावर 5, क्योंकि ये भी इसके बाय में आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो हमें यहां पर अगर कॉफिशेंट निकालना है ऑफ एक्स की पावर 5 का, तो हमें इस वाली टर्म से निकलेगा जो है 11c6। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे कैलसी से, ठीक है, वो आएगा आपका 462। चेक कर लेंगे। देखो बच्चों ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर बाइनोमियल टर्म्स ये है, उसकी पावर है 2n, और इसके एक्सपेंशन में वो टर्म डिफाइन करनी है जिसमें x की पावर p होगा। ठीक है, और फिर उसका कॉफिशेंट निकालना है, और वो कॉफिशेंट ये आना चाहिए, वो कॉफिशेंट ये आना चाहिए, मतलब x की पावर p का कॉफिशेंट आपको ये निकालना, ये लेके आना है। तो x की पावर p का जो कॉफिशेंट अगर आप फाइंड करने जाओगे तो उससे पहले आप वो टर्म डिफाइन करोगे जिसमें x की पावर p आएगा। वो टर्म डायरेक्ट मिलेगी जनरल टर्म वाले फॉर्मूले से। देखो बच्चों समझो, यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। ठीक है, जनरल टर्म का फॉर्मूला है। अब ये है बाइनोमियल टर्म, उसका होल पावर 2n। इसके एक्सपेंशन में अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो n की जगह ये 2n आएगा, 2n यहां रख दो। सी r की जगह फिलहाल अभी r ही रहेगा। ठीक है, a की जगह बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा, और होल पावर 2n माइनस आर, एन की जगह 2n, आर आर की जगह r, और b की जगह 1 बाय एक्स का होल पावर कितना आ जाएगा ये r। ठीक है, b की जगह आपने 1 बाय एक्स रख दिया। इतना क्लियर? इसको सॉल्व करते बच्चों, 2nc r, इसको पूरा सॉल्व करो पहले। ये आएगा आपका x 2 टू जा 4n माइनस 2r, और ये आ जाएगा 1 बाय एक्स की पावर r। इसको और सॉल्व करेंगे, 2nc r, ये x की पावर r ऊपर जाएगा तो माइनस का 3r आ जाएगा, तो आएगा x की पावर 4n माइनस का 3r। इतना क्लियर? अब बच्चों यहाँ पर हमें ना x की पावर p वाली टर्म निकालना है। क्वेश्चन में देख लो, x की पावर p, हमें वो टर्म निकालना है जिसमें x की पावर p आएगा। देखिए हमें क्या मिला है, वो टर्म मिली है जिसमें x की पावर क्या है 4n माइनस 3r। तो मैं क्या करूंगा, इस 4n माइनस 3r को 4n माइनस 3r को p के इक्वल लेट कर लूंगा, और जैसे मैं इसको p के इक्वल लेट करूंगा तो ये वाली जो टर्म है 2ncr, वो बन जाएगी 2ncr x की पावर p वाली टर्म में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने x की पावर p वाली टर्म को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसका जो कॉफिशेंट है बच्चों वो ये है, हमें प्रूफ करना है कि इस कॉफिशेंट ऑफ दिस, ये कॉफिशेंट हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर x की पावर p का जो कॉफिशेंट है वो लिखना पड़ेगा। कॉफिशेंट ऑफ x की पावर p कितना आ गया, 2ncr, और इसको सॉल्व करके आपका ये आना चाहिए। ठीक है, अब आया समझ में? लेकिन समस्या ये है कि अब r भी हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। r को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। यहां से मैं r को फाइंड कर सकता हूं, 4n माइनस p इक्वल टू 3r, और r इक्वल टू आ जाएगा 4n माइनस p बाई 3। ठीक है बच्चों, तो r की जगह आप 2nc, r की जगह आप रखोगे 4n माइनस p बाई 3। इतना क्लियर? अब यहां पर आप कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला वो सबको याद हो गई, 2n फैक्टोरियल बाय
ये आर फैक्टोरियल 4n-p/3 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे 2n-4n माइनस प्लस p/3 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला सबको याद होगा भी, n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इसके इंटू इससे करोगे, ये ऐसी रहेगा, ऊपर 2n फैक्टोरियल तो ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, 1/3 कॉमन ले लो, 4n प्लस पी, सॉरी माइनस पी फैक्टोरियल। और उसके बाद इसको सॉल्व करो, 2 3 जा 6 माइनस 4, यह आएगा आपका 2n प्लस p/3 फैक्टोरियल। अब देखो बच्चों, जो कॉफिशिएंट है x की पावर p, वो आपको ये आ गया है। अब इसको चेक करो, क्या यही है 2n फैक्टोरियल, 4n माइनस पी, यहाँ भी 4n माइनस पी, 1/3 फैक्टोरियल, 2n प्लस p/3 फैक्टोरियल बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, जो प्रूफ करना था वो चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। नंबर 16 देखो बच्चों, इसमें जो p है वो है सम ऑफ ऑड टर्म्स और q है सम ऑफ इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a का होल पावर n। देखो बच्चों, x प्लस a के होल पावर n को अगर आप एक्सपेंड करते हो तो उसमें टोटल जो टर्म्स आती है वो टोटल टर्म्स दो टर्म्स के सम को शो करता है, एक सम ऑफ इवन टर्म्स और एक सम ऑफ ऑड टर्म्स। अगर दोनों को मर्ज कर दो तो टोटल टर्म्स डिफाइन हो जाएगी। इतना आप समझ सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि x प्लस ए का होल पावर n, इसमें जो टोटल टर्म्स है वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी सम ऑफ ऑड टर्म्स प्लस सम ऑफ इवन टर्म्स, यानी p प्लस q के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप लिखोगे p प्लस q ऐसे। इतना क्लियर? क्वेश्चन को पढ़ लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैंने डिफाइन किया है x प्लस ए के होल पावर n को p प्लस क्यू के इक्वल, तो उसी तरह से x माइनस ए के होल पावर n को आप लिखोगे p माइनस क्यू। सिमिलरली करके लिख देना। उसके बाद जो प्रूफ डेट करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लो। तो जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है जो प्रूफ डेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। अब p प्लस क्यू की जगह बच्चों ये पुट करोगे x प्लस ए का होल पावर n, और p माइनस क्यू की जगह बच्चों ये पुट करोगे x माइनस ए का होल पावर n। n और n कॉमन आ जाएगा पावर में, और x माइनस ए x प्लस ए x माइनस ए बनेगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल पावर n। और यही बच्चों आपको फर्स्ट वाले पार्ट में लेके आना था। देखो राइट हैंड साइड में देखो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में है 4pq लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड है जो सेकंड पार्ट का वो 4pq है। तो ये इक्वल होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, p प्लस क्यू इक्वल है बच्चों x प्लस ए के होल पावर n के, x प्लस ए के होल पावर n पावर 2, और p माइनस क्यू इक्वल है x माइनस ए के होल पावर n के पावर 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस ए का होल पावर 2n आएगा, 2 के इंटू n से करेंगे, और यहाँ पर आएगा x माइनस ए का होल पावर 2n। तो ये भी प्रूफ हो गया। देखो यही तो लेके आना था। ठीक है बच्चों, तीसरे वाले पार्ट में 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ट्वाइस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर x प्लस ए का होल पावर, सॉरी यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा इसका 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का, ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो ये होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। आप इनको एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, और p प्लस क्यू इक्वल है x प्लस ए के होल पावर n के, साथ में 2 भी है, और p माइनस क्यू इक्वल है x माइनस ए के होल पावर n के, तो साथ में ये 2 भी है। तो यहां पर आएगा x प्लस ए का होल पावर 2n, और यहाँ आ जाएगा x माइनस ए का होल पावर 2n। और यही बच्चों राइट हैंड साइड है, चेक कर लो।
ठीक है, तो तीनों पार्ट्स, सॉरी यहाँ पर ये चेक करना, ठीक है ना, तो तीनों पार्ट्स को हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है, ठीक है, प्रूव डेट कर दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी होती है बच्चों, उसको पहले समझ लो। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रॉपर्टी ये है एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा, देखो ऊपर जो आएगा वो आएगा इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर माइनस वन, जिसको मैं लिखूंगा एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन, और बाय में आएगा ये आर। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई करनी है, और लेफ्ट हैंड साइड को समझो, ये दोनों एन सेम होंगे, यहाँ पर आर होगा, नीचे आर माइनस वन होगा, मतलब दोनों में डिफरेंस एक का होगा, मतलब कॉन्जिक्यूटिव में होगा। ये बड़ा वाला सफिक्स ऊपर होगा, छोटा वाला सफिक्स नीचे होगा, ठीक है। तब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्म को देख लो बच्चों, अगर इसी चीज को हम दूसरे तरीके से देखें, एन सी आर प्लस वन बाय एन सी आर, यहां भी देखो एन और एन सेम है, आर प्लस वन और आर दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे ऊपर था आर और आर माइनस वन, तो यहाँ भी आर प्लस वन और आर दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। बड़ा सफिक्स ऊपर है, छोटा सफिक्स नीचे है, बड़ा सफिक्स ऊपर वाली टर्म में है, छोटा सफिक्स नीचे वाली टर्म में है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में भी आप यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा एन माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, और ये वाला जो बड़ा वाला सफिक्स है वो नीचे आएगा। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, मतलब एक ही प्रॉपर्टी है लेकिन दो तरीके से समझाई गई है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहां पर जो बाइनोमियल टर्म है वो है वन प्लस एक्स, उसका होल पावर एन है, वन प्लस एक्स का होल पावर एन। इसके एक्सपेंशन में आर टर्म, आर प्लस वन टर्म और आर प्लस टू टर्म, उनका जो कॉफिशिएंट है वो एपी में है बच्चों, ठीक है। और आपको ये पूरा इक्वेशन प्रूफ करना है। क्या पहले बच्चों यहां पर लिखो वन प्लस एक्स का होल पावर एन, और आपको अगर आर्थ टर्म, आर प्लस वन टर्म, आर प्लस टू टर्म का कॉफिशिएंट निकालना है, तो वो कॉफिशिएंट निकलेगा जनरल टर्म की हेल्प से। बच्चों जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है, पहले इसको समझो, वो होता है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये ए होता है और ये बी होता है, तो ए तो वन है, अगर ए वन है तो उसको कट कर दो, तब फॉर्मूला क्या बनेगा, एन सी आर बी की पावर आर, बी कितना है, एक्स है। और अगर मैं कॉफिशिएंट की बात करूंगा तो कॉफिशिएंट क्या आएगा, एनसीआर। बस आपको मतलब रखना है एनसीआर से, ठीक है। अब जैसे आर प्लस वन टर्म है तो कॉफिशिएंट कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन टर्म, ठीक है, आर प्लस वन टर्म, इसका कॉफिशिएंट कितना आएगा, वो आएगा एनसीआर। इतना क्लियर। लेकिन जैसे आर टर्म है, आर प्लस वन टर्म का कॉफिशिएंट निकाल दिया आपने। अब जैसे आर टर्म है बच्चों, आर्थ टर्म, तो उसका कॉफिशिएंट कितना आएगा, कॉफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म, वो आएगा एन सी आर माइनस वन। यहाँ पर एक कम हो जाएगा, जैसे टेंथ टर्म में आर नाइन होता है, सेवन टर्म में आर सिक्स होता है, वैसे आर टर्म में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर माइनस वन। जैसे आर प्लस वन टर्म में कितना आया था, आर आया था, वैसे आर टर्म में कितना आ जाएगा, नीचे आर माइनस वन। बस इस चीज का ध्यान रखना है। और आर प्लस टू टर्म का कॉफिशिएंट देखो, डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, कॉफिशिएंट ऑफ आर प्लस टू टर्म कितना आएगा, एन सी। आर प्लस टू टर्म में यहां क्या आएगा, आर प्लस वन। आर टर्म, आर प्लस वन टर्म और आर प्लस टू टर्म, ये एपी में है, ढंग से लिख लेते हैं इसको। पहले आर टर्म है, इसका कॉफिशिएंट, फिर आर प्लस वन टर्म एन सी आर, फिर आर प्लस टू टर्म एन सी आर प्लस वन। ये तीनों टर्म के जो, ये तीनों जो कॉफिशिएंट्स है, ये किसमें है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी में है, ठीक है, आर इन एपी, ठीक है बच्चों। और जब तीन टर्म्स एपी में होती है ना, तो वहां पर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है बीच वाली टर्म का ट्वाइस, साइड के सम के इक्वल होगा।
तो बीच वाली टर्म बच्चों ये है ट्वाइस ऑफ NCR सम ऑफ साइड टर्म्स NCR -1 प्लस NCR +1। ठीक है बच्चों, ये AP वाली कंडीशन हमने अप्लाई कर दी। अब ये जाएगा बच्चों बाय में 2 = NCR -1 बाय NCR और NCR +1 बाय NCR NCR ये आएगा। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड में चला गया। अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अब हम इसका यूज करेंगे। देखो बच्चों, NCR बाय NCR -1 किसके इक्वल था, N - R + 1 बाय R, इसके इक्वल था ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, NCR -1 बाय NCR, मतलब ये जो टर्म है ये इसका उल्टा है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन रेसिप्रोकल फॉर्म में, क्योंकि ये उल्टा करके यहाँ लिखा गया है तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। R को ऊपर लिखेंगे और N - R + 1 को नीचे लिखेंगे। क्लियर बच्चों, तभी मैंने स्टार्टिंग में पहले आपको ये समझाया था। प्लस अब इसको देखो बच्चों, इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ समझा रखा है NCR +1 बाय NCR। ठीक है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर और ये नीचे वाला सफिक्स नीचे। यहाँ पर भी वैसे अप्लाई करो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर और नीचे ये वाला सफिक्स नीचे। ठीक है बच्चों, मैं अभी बोलता हूँ, अगर आप इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये चीज मैंने अभी बताई इससे पहले, जिसको समझ लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया तो ये कैसे आएगा, सब समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है ना, वरना अगर बिना इसके करोगे ना, बहुत लेंथी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन। अगर आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करी, एकदम आपका आंसर आएगा। बस आपको इसको सॉल्व तो करना है, ये एकदम मिल जाएगा आपको जो प्रूफ करना है। ठीक है, एकदम मिलेगा। देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं आपको। इक्वल टू में 2 चल रहा है, तो इसके इंटू पहले इससे करेंगे। ठीक है, 2 = इसके इंटू इससे करेंगे, इसके इंटू इससे करेंगे, R × R, R स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर + R। ठीक है, इसके इंटू इससे हो जाएगी N - R की N - R से, कितना आ जाएगा भाई, N - R का होल स्क्वायर। और अब 1 के इंटू N - R से कितना आएगा, प्लस है N - R, और बाय में इसके इंटू इससे हो जाएगी N - R + 1 के इंटू R + 1 से, N - R + 1 के इंटू R + 1 से। अब सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो R स्क्वायर, इस R से ये R कैंसिल हो गया, हाँ एक्सपेंड कर दो फॉर्मूला, N स्क्वायर माइनस प्लस R स्क्वायर माइनस का 2N × R और प्लस N, और कुछ यहाँ पर भी N के इंटू R से NR, N की 1 से प्लस N, माइनस R की R से माइनस R स्क्वायर, माइनस R की 1 से माइनस R, 1 की R से प्लस R, 1 की 1 से प्लस 1, R से R कैंसिल। समझ में आ रहा बच्चों। अब नीचे 1 मान लो, क्रॉस इंटू करो, इसके इंटू इससे करेंगे और इसके इंटू इससे करेंगे। अब देखो इंटू कैसे होगी, इस N स्क्वायर की 1 से इंटू N स्क्वायर, R स्क्वायर 2R स्क्वायर, 1 से इंटू करेंगे कितना आएगा, 2R। ठीक है, मैं ऐसे में इंटू कर रहा हूँ, इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर 2R स्क्वायर की 1 से इंटू 2R माइनस 2NR की भी 1 से इंटू माइनस 2NR, और N की इंटू भी 1 से हो जाएगी, कितना आ जाएगा, प्लस N इक्वल टू, अब 2 की इंटू NR से कितना आएगा, प्लस 2NR, अब 2 की इंटू N से कितना आएगा, प्लस 2N, अब 2 की इंटू माइनस R स्क्वायर से माइनस का 2R स्क्वायर, अब 2 की इंटू 1 से प्लस का 2। इन सबको इधर लेके आ जाओ। देखो पहले N स्क्वायर आएगा, अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये इसके साथ प्लस होगा, तो माइनस का 4NR, 2N इधर आएगा और ये प्लस का N, ये कैंसिल हो गया, एक N बचता है, इधर आएगा तो माइनस का N। समझ में आ रहा है, एक N से ये 2 कैंसिल, एक N यहाँ बचेगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2R स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस, एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे, N स्क्वायर यहाँ R स्क्वायर आएगा बच्चों। ठीक है, चेक कर लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर R स्क्वायर आएगा, तो माइनस का 2R स्क्वायर इधर आएगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 4R स्क्वायर। इतना क्लियर, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये सब चीजें ऐसी है कि आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और इसमें देखो यहां से इन दो टर्म में से माइनस N कॉमन ले लो, तो 4R + 1, 4R स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब चेक कर लो जरा, N स्क्वायर माइनस N 4R + 1 माइनस N 4R + 1,
4r² और -2 और -2। आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई करी है वो प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे अप्लाई करी है वो मैंने आपको समझा दिया है। डायरेक्ट करोगे, बिना प्रॉपर्टी से करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तरीके से चीज आपको पढ़ाई जा रही है, बस समझो आप। ठीक है ना बच्चे। 18 बच्चों यहाँ पर देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ना इस क्वेश्चन में एन फाइंड करना है और सिक्स्थ टर्म भी फाइंड करना है। बाइनोमियल टर्म्स है x² + 1/x और उसकी पावर है n। और इसके एक्सपेंशन में जो कंडीशन गिवन है वो बोला है कि जो कोफिशिएंट है फोर्थ टर्म का वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ नाइन टर्म के। तो आपने सबसे पहले फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट निकालना है। उसके लिए आप सबसे पहले फोर्थ टर्म निकालोगे। मतलब अगर आप T4 को फाइंड करने जाओगे तो जनरल टर्म के फॉर्मूले से फाइंड करोगे ना। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई? TR+1 NCR a⁻n - r b⁻r। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फोर्थ टर्म निकालोगे, जिसमें r क्या होगा? 3 होगा। 3 + 1 4। समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों, n की जगह तो n रहेगा, वो तो फाइंड करना है आपको। फोर्थ टर्म निकाल रहा हूं मैं इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म वाले फॉर्मूले की हेल्प से। तो n की जगह n, CR फोर्थ टर्म में r आपका 3 हो जाएगा। अब a की जगह बच्चों आएगा x², ठीक है, का होल पावर n - r यानी n - 3। और b की जगह आ जाएगा 1/x का होल पावर r। r कितना है? 3। बच्चों यहां पर मैं आपको एक चीज बोलूं, आपने लिख तो दिया, इसकी क्या जरूरत है बता दो जरा मुझे। कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो पूरी x की टर्म है। हमें किसकी जरूरत है? फोर्थ टर्म के कॉफिशिएंट की जरूरत है। अब मुझे खुद बताओ आप कि भाई यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या होगा? ये तो x की टर्म आ गई। x के टर्म के साथ जो नंबर लिखा होता है वही तो कॉफिशिएंट होता है। तो मैं क्यों सॉल्व करूं इस x वाली टर्म्स को? मुझे तो डायरेक्ट कॉफिशिएंट मिल गया, NC3 मिल गया ना। तो मैं सीधा बोलूंगा भाई कॉफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म T4 = NC3। और समझदार बच्चे तो ये भी नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे भाई NCR ही कॉफिशिएंट होगा, NC3 ही कॉफिशिएंट होगा फोर्थ टर्म का, क्योंकि उनको पता है A भी x की टर्म में है, B भी x की टर्म में है। समझ में आ रहा है? मैं भी डायरेक्ट ऐसे ही करवाता, लेकिन मुझे कुछ चीजें आपको समझानी थी। ठीक है बच्चे, फालतू में इसमें आगे सॉल्व करोगे, बाद में सॉल्व करके लिखना यही पड़ेगा NC3। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलो अब नाइन्थ टर्म में आ जाओ। अब तेज बन चुके होंगे आप लोग। अब यहाँ भी तो कॉफिशिएंट ऑफ नाइन टर्म निकालना है। अब आप डायरेक्ट बोलोगे भाई नाइन टर्म का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा? भाई नाइन टर्म का जो कॉफिशिएंट है तो उसमें जो नाइन टर्म आएगा उसमें कितना आएगा भाई? NC8 आएगा। नाइन टर्म में R8 होता है। बाकी ए भी तो x की टर्म में, हम क्यों सॉल्व करें भाई? नाइन टर्म का जो कॉफिशिएंट आएगा वो NC8 आएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कॉफिशिएंट ऑफ 9 या T9 कितना आएगा? NC8। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए बी अगर लिखोगे आप यहाँ NC8 आ जाएगा नाइन टर्म में, ए बी को लिखोगे तो वो x की टर्म में तो रहेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? और उसका जो कॉफिशिएंट क्या देगा? ये NCR वाला पार्ट ही तो रहेगा, तो डायरेक्ट लिखो NCR यानी NC8। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला NCA = NCB। तो क्या होता है भाई? N = A + B। ये प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की। तो बच्चों यहां पर n निकल जाएगा A + B मतलब 3 + 8। कितना आ जाएगा आपका? 11। ठीक है बच्चों, n आपका 11 आ गया। जैसे n कंफर्म हुआ आप सिक्स टर्म निकाल दो। अब सिक्स टर्म निकालना है T6। अब सिक्स टर्म में देखो, अब n तो कंफर्म है, n तो 11 आ गया। सी R की जगह 5 आएगा, A की जगह तो वही लिखना पड़ेगा क्योंकि टर्म निकालना है पूरा। 11 - 5 और B की जगह आ जाएगा 1/x⁵। तो इसको सॉल्व करते हैं। 11C5 ये आएगा आपका x², ये 6 × 2 = 12 इंटू x⁵। नहीं सॉरी कहाँ लिख दिया ने, बाय x⁵। तो 11C5 इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा x⁵7 और 11C5 मेरे हिसाब से होता है 462। तो 462 x⁵7। इस 19 क्वेश्चन में ना कॉफिशिएंट ऑफ x⁵n फाइंड करना है
लेकिन डायरेक्ट फाइंड नहीं करना। सबसे पहले आपको 1 प्लस एक्स का इंटू 1 माइनस एक्स के होल पावर एन से करना है। उसके बाद जो एक्स की पावर एन वाली टर्म्स आएगी उसका कोफिशिएंट आपको निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चों आप 1 प्लस एक्स को लिखो और फिर 1 माइनस एक्स के होल पावर एन को लिखो। बच्चों इन दोनों टर्म्स का इंटू करना पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि पावर एन जो है वो कंफर्म हमारे पास नहीं है कि ये एन क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये हमें नहीं पता, इसलिए आप डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे इस वाली टर्म को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। पहली टर्म आती है बच्चों एन सी जीरो। ए अगर 1 है, देखो ये ए होता है, ये बी होता है, ए है 1, अगर ए 1 होता है तो उसको हम नहीं लिखते हैं, सीधा लिखेंगे बी। बी की पावर 0 होता है, यानी बी कितना है माइनस एक्स, उसका पावर 0। सेकेंड टर्म में आएगा एन सी 1 माइनस एक्स की पावर 1। थर्ड टर्म में आएगा, सॉरी फर्स्ट सेकेंड, थर्ड टर्म में आएगा आपका एन सी 2 माइनस एक्स की पावर 2। इस तरह से चलते रहेंगे। सेकेंड लास्ट टर्म में आएगा एन सी एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर, जो यहाँ लिखा है वो ऊपर आ जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, और लास्ट टर्म में आएगा बच्चों एन सी एन माइनस एक्स का होल पावर एन। इतना क्लियर बच्चों। सेकेंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 की इंटू इन टर्म से करते हो तो हमें एक्स की पावर एन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट निकालना है। हमें एक्स की पावर एन वाली टर्म कब मिलेगा, जब मैं 1 की इंटू लास्ट वाली टर्म से करूंगा। ठीक है बच्चों, देखो हमें कोएफिशिएंट अगर निकालना है एक्स की पावर एन का, तो मैं वो टर्म निकालूंगा पहले जिसमें कंटेन होगा, टर्म कंटेन एक तो टर्म कंटेन एक्स की पावर एन, मैं वो टर्म निकालूंगा जिसमें एक्स की पावर एन आएगा। ठीक है, तो वो टर्म कैसे आएगी, जब मैं 1 के इंटू इससे करूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ वो टर्म मिलेगी जिसमें एक्स की पावर एन आएगा, और टर्म भी कैसा आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। ठीक है बच्चों, इस 1 के इंटू पूरे टर्म से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 के इंटू लास्ट टर्म से करनी है। 1 इंटू एन सी एन माइनस एक्स का होल पावर एन। क्लियर बच्चों, और इस x के इंटू करनी है सेकंड लास्ट टर्म से। तो यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर है x की पावर n माइनस 1, उसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वो आ जाएगा x की पावर n। ठीक है बच्चों, तो देखो n प्लस एन सी एन माइनस 1 ऐसे रहेगा। बस यहाँ पर आपको इस माइनस 1 का होल पावर n माइनस 1 को अलग करना पड़ेगा, फिर बचेगा x की पावर n माइनस 1, फिर इससे x की पावर 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा x की पावर n। ठीक है, बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इतना क्लियर। यहाँ पर भी एन सी एन को सॉल्व कर दो, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, और यहाँ पर ये माइनस साइन जो है माइनस 1 का पावर एन अलग कर दो, यहाँ बचेगा x की पावर n। ठीक है, एन सी एन माइनस 1 को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो एन सी एन माइनस 1 इक्वल होता है बच्चों एन सी 1 के। अगर आप इससे इसको माइनस करोगे तो इसको आप चेंज करोगे 1 में, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, और इक्वल टू आएगा n। ठीक है, यहाँ पर n आ जाएगा, और ये इंटू में माइनस 1 का पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप माइनस 1 का पावर n अलग कर दोगे और इंटू में माइनस 1 का होल पावर माइनस 1 को अलग कर दोगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। माइनस 1 का पावर n को अलग कर दिया, माइनस 1 का पावर माइनस 1 को अलग कर दिया, और साथ में x की पावर n। अब देखो बच्चों, कॉमन आ रहा है x की पावर n, कॉमन लेना है, और साथ में जो यहाँ पर आ रहा है आपके पास क्या बच रहा है, माइनस 1 का पावर n माइनस 1 का पावर n, ये भी कॉमन लेना है, माइनस 1 का पावर n कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, और माइनस 1 की पावर माइनस 1 तो माइनस 1 ही बन जाएगा, तो माइनस और प्लस माइनस n बच जाएगा। ठीक है, और ये x की पावर n और ये x की पावर n भी कॉमन आ गया, ये आ गया बच्चों। ठीक है ना, थोड़ा सा आज समझ जाना इसको, स्टेप बाय स्टेप बताया बिल्कुल मैंने। और इसमें ये जो है ना, ये कोएफिशिएंट है बच्चों x की पावर n का, चेक कर लो मेरे हिसाब से इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला बी वाला, x माइनस 1 की पावर n 1 माइनस n 1 माइनस n, तो ये सिर्फ कोएफिशिएंट है, यही आपको बताना था। और ये किसका कोएफिशिएंट है, x की पावर n का, तो इस चीज को लिख लेना आप यहाँ पर। नंबर 20, ये आपको सिर्फ नई बुक में मिलेगा, पुरानी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पर
हम बोला है कि जो आर टर्म है और आर प्लस वन टर्म्स है इसके एक्सपेंशन में पी प्लस क्यू के एक्सपेंशन में वो इक्वल है। तो हम यहाँ पर आर और आर प्लस वन टर्म निकालते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ना आर प्लस वन टर्म निकालेंगे। फॉर्मूला बनेगा टी आर प्लस वन इक्वल टू, अब एन की जगह तो एन आएगा, एन सी आर, ए की जगह पी आ जाएगा, पी की पावर एन माइनस आर, और बी की जगह क्यू आ जाएगा, क्यू की पावर आर। ठीक है, ये आ गया आर प्लस वन टर्म। अब आर टर्म निकालेंगे, टी आर, तो एन सी आर टर्म में यहाँ पर आएगा आर माइनस वन, पी की पावर एन माइनस आर माइनस प्लस वन, समझ में आ रहा होगा आपको, और क्यू की पावर आर, आर की जगह आ जाएगा आर माइनस वन। इतना क्लियर? और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों टर्म्स इक्वल है बच्चों। ठीक है, एन सी आर पी की पावर एन माइनस आर इंटू क्यू की पावर आर इक्वल टू एन सी आर माइनस वन इंटू पी की पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू क्यू की पावर आर माइनस वन। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, इसको ना यहाँ और इसको इधर, तो एन सी आर बाय ये जाएगा डिवाइड में एन सी आर माइनस वन इक्वल टू ये जाएगा इधर पी की पावर एन माइनस आर प्लस वन क्यू की पावर आर माइनस वन। अब ये जाएगा इधर, ये मतलब डिवाइड में जाएगा, तो पी की पावर एन माइनस आर और क्यू की पावर आर इंटू में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पर ना एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर शायद 17 में बताया था। वो फॉर्मूला ये होता है, देखो, अगर एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन है तो इसको आप लिखोगे इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आएगा आर माइनस वन ऐसे, और ये आर नीचे आएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। कैसे यूज करना है वो क्वेश्चन नंबर 17 में भी बता रखा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो, एन सी आर माइनस वन यहाँ पर आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा एन माइनस आर प्लस वन बाय आर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, इसका फॉर्मूला। और यहाँ पर देखो पी एन माइनस आर और पी एन माइनस आर कैंसल, पी की पावर वन बचेगा यानी पी बच जाएगा, और क्यू की पावर आर, क्यू की पावर आर कैंसल, क्यू की पावर माइनस वन नीचे आ जाएगा, बाई क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो आप इंटू कर दो, बस क्रॉस इंटू पी की इंटू आर से पी आर आ गया, एन की क्यू से एन क्यू, एन की माइनस आर की क्यू से माइनस क्यू आर, और वन की क्यू से प्लस क्यू। और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है प्रूफ में, आर आ रहा है ना कॉमन। ठीक है, इसको इधर, तो पी आर प्लस क्यू आर और एन क्यू प्लस क्यू, यहाँ से आर कॉमन, तो पी प्लस क्यू, और यहाँ से क्यू कॉमन, एन प्लस वन, और ये जाएगा डिवाइड में, ये पूरा डिवाइड में चले जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड में जाएगा तो यहाँ वन बच जाएगा, तो वन इक्वल टू आ जाएगा क्यू एन प्लस वन बाय, ये डिवाइड में जाएगा आर पी प्लस क्यू। चेक कर लो, ये आ रहा था, बिल्कुल यही आ रहा है। देखो, एन प्लस वन इंटू क्यू, एन प्लस वन इंटू क्यू, और आर इंटू पी प्लस क्यू, आर इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 20।